नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजा था, लेकिन अब यही नारा उलट गया है। अंग्रेजों भारत आओ। जी हां, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे गिरती अर्थव्यवस्था और डॉलर से पस्त रुपए के बाद किस तरह अंग्रेजों को वापस देश में बुलाया जा रहा है, किस तरह विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश में माहौल तैयार किया जा रहा है, किस तरह कहा जा रहा है अंग्रेजों भारत आओ। एक तरफ जहां रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की गिरती अर्थव्यवस्था की दीवार को थामने के लिए नई नई कोशिशें की जा रही हैं। देश से निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में कैसे विदेशी निवेश बढ़ाया जाए, कैसे विदेशी निवेशकों को भारत से जोड़ा जाए, इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली में एक पहल की गई। रुपया गिरा, डॉलर मजबूत हुआ, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। पटरी पर कैसे लौटेगी अर्थव्यवस्था, कैसे लगेगी महंगाई पर लगाम? इन सवालों का जवाब सरकार के पास भले हो या नहीं, लेकिन कई संगठनों ने इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। खासकर देश और देश के बाहर के व्यापारिक रिश्ते कैसे मजबूत हो और कैसे बिजनेस और निवेश के रिश्ते को बढ़ाया जाए, इस पर माथापच्ची शुरू हो गई है। दोस्ती की इसी कड़ी को मजबूत बनाने और गिरती अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला ढूंढने के लिए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम ने आयोजित किया था, जिसका मकसद था भारत को यूरोप के और करीब लाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिले और भारत और यूरोप के रिश्ते और मजबूत हो सकें। इस सम्मेलन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री डॉक्टर EMS नचियप्पन, और सम्मेलन के शुरू में ही उनका सामना हो गया न्यूज नेशन के सवालों से। India, which is trying to get back on its feet, and all of us are eager to know as to how the present government is going to do the same. We have two distinguished members from the Congress party who are here, and I can see Mr. Amar Singh sitting in front of me. To just begin with, sir, I mean, by the time we can just get on, it's a huge challenge that we are focusing right now on as to how we are going to get back to the rails. Do you think it's possible in the shorter vision? I feel all of us have to unite together, make the maximum export, yes, and reduce the import. That's the only solution we can have it. बाद में नचियप्पन को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत गरीब मुल्क नहीं है। Therefore, our development may be very, very slow in certain terms if you make it in the terms of GDP and other things. But we have to calculate that we have got our own richness everywhere. You know that Reserve Bank, how much gold they are having it, I don't know. But we know that the temples and other praying places have more than 10,000 tons of gold in their possession. नचियप्पन ने देश में औद्योगिक कॉरिडोर का भी जिक्र किया और यूरोपियन यूनियन, खासकर ब्रिटेन को इसमें निवेश करने की दावत भी दी। Got a very dreaming project of the industrial corridor, where the United Kingdom is also going to participate from Bangalore to Mumbai corridor, and already we are starting with the Japanese cooperation. Chennai-Bangalore corridor and Delhi-Mumbai corridor is on. It is on the second level of planning, and we are going to implement it very quickly. मंत्री जी ने तो अपनी तरफ से ब्रिटेन को निवेश करने की दावत दे दी, साथ ही सरकार और उसकी योजनाओं का भी खूब गुणगान किया। लेकिन क्या इससे वाकई विदेशी निवेश बढ़ेगा? क्या इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम के सम्मेलन में मीडिया पार्टनर की भूमिका न्यूज नेशन ने निभाई और इस समारोह को होस्ट किया न्यूज नेशन के सीनियर एंकर और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय कुमार ने। यूरोप और भारत को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें सबसे खास थे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव। आपको दिखाते हैं कपिल देव ने गिरती अर्थव्यवस्था पर देश को क्या नया फॉर्मूला सुझाया। कैसे बढ़ेगा बिजनेस, कैसे मिटेगी कारोबार की दूरियां? इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम यानी IEBF के इस सम्मेलन में ये सवाल हर किसी के जुबान पर था। भारत और इंग्लैंड से आई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इन सवालों का जवाब तलाशने की पूरी कोशिश की और तकरीबन हर किसी ने एक सुर में यही कहा कि यूरोप से कारोबार का रिश्ता और मजबूत होना चाहिए।
सम्मेलन में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेट में भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव भी मौजूद थे। लेकिन कपिल ने क्रिकेट के अंदाज में ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट के मैदान में पार्टनरशिप की अहमियत होती है, वैसे ही कारोबार की कामयाबी के लिए भी पार्टनरशिप बेहद जरूरी है। When he's talking about partnership, I think partnership is the most important thing I look into. Maybe husband, wife, or playing on the cricket ground, two batsmen are doing, two bowlers are doing. A partnership is worth looking into that. And the way the world is growing, I think no company, no country, no one person can say, I can do everything. कपिल देव ने इस मौके पर आने वाली पीढ़ी की भी बात की और कहा कि हमें उन्हें खूबसूरत दुनिया देनी होगी। The last 1000 years, the world didn't change what it changed in last 50 years. And what will be next 50 years? It's a lot to talk about the environment. इस मौके पर ब्रिटेन के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री बैरोनेस वर्मा और ब्रिटेन से आए खास मेहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक रिश्ते को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। I'm from the UK, representing my country today, and I know that UK values very much its relationship with India, and what we want to do is make sure that we're building on that relationship and making it stronger. It's something that I'm very passionate about, because I feel that the relationship between India and the UK is one of the most special relationships in the world today, and it's one of the relationships that I think will be formative in how the 21st century moves forward. इस सम्मेलन में देश विदेश से आए मेहमानों की चिंता एक ही विषय को लेकर थी कि यूरोपियन कंट्रीज और भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए। और इस मुद्दे पर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हुए यूरोपियन यूनियन और देश के कई जानी मानी हस्तियां एक मंच पर मौजूद थीं। अब देखना है कि मुहिम कितना रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस सम्मेलन में जहां बात भारत और यूरोप के रिश्ते की हुई, वहीं देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। हालांकि सरकार के साथ रहने वाले नेताओं को इसमें सरकार की गलती कम और बाहरी कारण ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस सम्मेलन में जहां बात भारत और यूरोप के रिश्ते की हुई, वहीं देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। हालांकि सरकार के साथ रहने वाले नेताओं को इसमें सरकार की गलती कम और बाहरी कारण ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसलिए इन नेताओं ने गिरती अर्थव्यवस्था और कम होते निवेश का ठीकरा सरकार की बजाय विदेशी हालात पर फोड़ दिए। यूरोप और भारत के बीच के रिश्तों पर बोलने के लिए पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और सांसद मणिशंकर अय्यर भी सम्मेलन में आए, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने अपनी अलग ही राय पेश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को विदेशी निवेश पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए और हमें अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। अभी विदेशी जो हैं, इनका जो निवेश है हमारे देश में, वो कुल निवेश जो हो रहा है उसका 4% भी नहीं है। तो हम क्यों ऐसे तड़प रहे हैं कि वहां से आए और तभी हम बचेंगे, या कि घरेलू जो निवेशक है कि वो निवेश करे तो तभी हम विकसित देश बन सकते हैं। हमारी सरकार है, सरकार के पास पैसे हैं, पैसे का वो निवेश वो करें, यदि इन लोगों ने नहीं किया तो। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि यूरोप को भारत से और भारत को यूरोप से सीखना चाहिए, खासकर अनेकता में एकता को अपनाकर कैसे विकास के नए नए आयाम तय हो सकते हैं, इसे अपनाने की जरूरत है। यूरोप के इतिहास को आप देखें तो हालांकि वहाँ के ममालिक बहुत छोटे छोटे से हैं, हमारे राज्यों से भी छोटे हैं, उनकी आपसी झगड़े इतने कठोर रहे हैं पूरे 1000-2000 साल से कि शायद वो हमसे सीख सकते हैं कि अपनी एकता को कायम रखना विविधता के अंदर कैसा वो किया जा सकता है। और शायद हमें उनसे ये सीखना है कि हालांकि हजारों साल से उनकी आपसी झगड़े चलते आ रहे हैं, पिछले 60-70 साल से यूरोप दुनिया को दिखा रहा है कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी मतभेद हैं, जो पुराने दुश्मनी है, उसको भूलकर एक साथ एकजुट होकर वो हम अपने जनता का दास्तान आगे बढ़ाएं। सम्मेलन में अमर सिंह भी मौजूद थे। हालांकि वो डायस पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने न्यूज नेशन से बातचीत में देश की खराब होती अर्थव्यवस्था पर अपनी राय दी।
हालांकि गिरती अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचाव किया और इसके लिए वैश्विक मंदी को कसूरवार ठहरा दिया। इसे मनमोहन सिंह की विफलता समझ करके प्रतिपक्ष अगर हर्षित प्रफुल्लित मुदित हो रहा है तो ये गलत है। ये पिछले दिनों तक अमेरिका और आज के दिन इंग्लैंड में भी ये त्रासदी बहुत, अभी अमेरिका में उन्नयन शुरू हुआ है और यूके अभी भी इस आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आर्थिक तंगी के इस दौर में जिससे इंग्लैंड और भारत दोनों ही जूझ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ आज ज्यादा सामयिक है कि ये सहयोग करें। साफ है कि कुछ नेताओं की नजर में कसूर सरकार का नहीं बल्कि हालात का है। मणिशंकर अय्यर और अमर सिंह के बयानों से ये बात जाहिर होती है, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये पब्लिक सब जानती है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। मार्केट एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं। आकाश जी, प्रोग्राम की शुरुआत में जो बात हमने कही कि 1947 तक हम कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो और आज हमें कहना पड़ रहा है अंग्रेजों भारत आओ। जी देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अगर फॉरेन कैपिटल हमें लेनी पड़ती है तो कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं है। उस समय जो अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली सिचुएशन थी वो हमारे नेताओं ने बिल्कुल सही रखी थी, हमारे देशभक्तों ने, वो वक्त की जरूरत थी। बट आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमें उनकी कैपिटल रिक्वायर्ड है और हमारे यहाँ बड़ी मार्केट है और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यूरोप की इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज़ की जीडीपी 0.5% से भी कम ग्रो कर रही है, तो आज उन्हें भी हमारी ज़रूरत है बिकॉज दे वांट एन इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग, दे वांट अ कंज्यूमर क्लास विच इज़ ग्रोइंग। हमारी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी ग्रो की है, पीछे तो 9% 8% का डाटा भी रहा है और यूरोप में रिसेशन है, तो एक दूसरे को चीज़ें ये सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वो हमें कैपिटल यहाँ दे सकते हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ है, हमारे यहाँ एक बहुत बढ़ती हुई मिडिल क्लास है, डेमोग्राफिक्स है। तो आई थिंक आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, आज के ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है कि विदेशी पैसा और विदेशी भारत आए, लेकिन एक चीज इसमें बहुत जरूरी है कि वो हमारे रेगुलेशंस, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से आए। उस समय जो विदेशी आए थे इन्होंने हमें दबाया था, रौंदा था। आज अगर हम विदेशियों को कह रहे हैं तो आओ, तो उसमें स्ट्रक्चर और रेगुलेशन हमारा होना चाहिए ताकि ये ना हो कि विदेशी हमें इस्तेमाल करें, हम उनके पैसे का इस्तेमाल करें कि हमारी कंट्री जो है ग्रो करे और कितना वो डिविडेंड रिपेट्रिएट कर सकते हैं या कितना जो है वो प्रॉफिट्स को रिपेट्रिएट कर सकते हैं, कितना कॉर्पोरेट टैक्स हमने उनसे चार्ज करना है, ये सारे रेगुलेशंस हमारे होने चाहिए। यानी हमारी शर्तों पे आज अगर पैसा आता है तो आई थिंक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में वो वेलकम है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक चीजें ठीक है वो। जी, लेकिन आप मान रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के हालात हैं कि विदेशी निवेशक भारत के पास आ रहे हैं, भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या आप मान रहे हैं कि स्थिति निराशाजनक है? देखिए, स्थिति अगर बहुत पैसा आ रहा होता तो फिर तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं थी कि पैसा लाइए। आज से 2 साल 3 साल पहले विदेशी पैसा बहुत आ रहा था, एफडीआई का भी इंटरेस्ट जाग रहा था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट था। लेकिन पिछले साल सवा साल से जो पॉलिसी पैरालिसिस है, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके 2 रीजन है, एक तो अमेरिका की जीडीपी पिछले 4 क्वार्टर से ग्रो कर रही है, तो अमेरिका एक अच्छी डेस्टिनेशन बन गया है। दूसरा, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो पैसा जो यहाँ कारखानों में, प्लांट्स में लगता है, हमारे यहाँ देखिए विदेशी कुछ हद तक कुछ खुश नहीं है। कुछ एफडीआई की प्रपोजल पुल आउट भी हुई बिकॉज यहाँ क्लियरेंसेज मिलने में उन्हें समय लग रहा था। हम भी जानते हैं, हमारे देश के नेता भी मानते हैं कि रेड टेपिज्म यहाँ पे है, कुछ जो है शायद करप्शन के भी इशू हैं, तो इस वजह से फॉरेन एफडीआई उस तरीके से हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो ये बात हो रही है कि आज रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आकाश जी, सवाल यही है बड़ा कि आखिर हम क्यों इस नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं और विदेशी निवेशक भारत के पास नहीं आ रहे हैं। आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे तो आपसे जानेंगे कि क्या हालात बदलेंगे और वापस भारत की अर्थव्यवस्था की चाल सुधरेगी।